हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होंगे वो होंगे उत्तराखंड के। लगभग 16 से 17 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के। 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तक वो देखने को मिलेंगे हिंदी के, क्योंकि दोस्तों हिंदी और उत्तराखंड दोनों मिला के 60 क्वेश्चन यही आपका रहता है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। बाकी हिंदी तो होगी, उत्तराखंड होगी, फिर उसके बाद जीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो को अंत तक देखने के बाद बताएगा कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। ये वीडियो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप इन एग्जामों की तैयारी जैसे जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, जैसे कि वीडियो बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है हिंदी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। उससे पहले दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है इनको शुरू करें, उससे पहले इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? कटार मल्लदेव ने, जय मल्लदेव ने, बालो कल्याण चंद ने या फिर इच्छर देव ने? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो भी सही उत्तर होगा, बूढ़धारी सूर्य मंदिर और डैश करके आपको सही उत्तर इनमें से आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? आर वेंकट रमन, के आर नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा के आर नारायण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इन्होंने अपनी जो स्वीकृति दी थी वो दी थी 28 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण इनके द्वारा उत्तराखंड राज्य विधेयक को स्वीकृति दी गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद आप सभी को पता है कि 9 नवंबर को हमारा राज्य अस्तित्व में आया था, हमारे राज्य का गठन हुआ था। 3 राज्य बने थे उस समय एक ही साथ, और सबसे पहले जो बना था 1, फिर 9 को हमारा प्यारा उत्तराखंड, उसके बाद 15 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को हमारा प्यारा उत्तराखंड, और उसके बाद झारखंड। तीनों 2000 में बने हैं और कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इससे पहले बात करें, राष्ट्रपति के आर नारायण ने स्वीकृति दी थी 28 अगस्त को, और इससे पहले लोकसभा में उत्तरांचल जो विधेयक था ये कब पेश किया गया था लोकसभा में? तो लोकसभा में पेश किया गया था 1 अगस्त को। 1 अगस्त को किया गया था लोकसभा में। उसके बाद फिर 10 अगस्त को किया गया था, 9 दिन बाद, यानी कि 10 अगस्त को किया गया था राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास यहाँ से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के आर नारायण इन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी 28 अगस्त 2000 को, फिर 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अस्तित्व में आए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है गुरु शिखर, कामेट, एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो नंदा देवी चोटी हिमालय में स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई 78-17 मीटर है, कहीं 16 मिलेगी, 17 ऑप्शन नंबर 78-17 ये आपको बिल्कुल याद रखनी। एवरेस्ट की जो हाइट दोस्तों बड़ी है, लगभग 86 सेंटीमीटर बड़ी है, जितनी पहले थी 8848, और 86 सेंटीमीटर ये आपको जोड़ लीजिए, इतनी हाइट बड़ी है। कामेट की जो ऊंचाई है वो 77-56। ये तीनों तो हैं दोस्तों हिमालय में, लेकिन गुरु शिखर आपको भली भांति पता है ये है राजस्थान में, माउंट आबू ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2003 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था 2005 में। 2005 में, और कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। देहरादून में ज़्यादातर जो संस्थान है वो सबसे ज़्यादा वो हैं देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। कूड़ एक तरफ परियोजना दी हुई है, एक तरफ दी हुई है नदी। खमीटा दोस्तों, एक खमीटा नहीं होगा, ये होगा खटीमा। खटीमा इसका पूरा नाम था मकरपुर, और ये होगा खटीमा। ये खमीटा हुआ है यहाँ पर, तो ये होगा नहीं, तो आप समझ जाइए इसको दोस्तों मिलान करना है, और कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर पता होंगे। हम सीधे सीधे चलते हैं। परियोजना और एक तरफ नदी, जैसे आपको छिबरो पता होगी तो ये टॉन्स पर है, छिबरो टॉन्स पर। खटीमा एक ही ऑप्शन दिख रहा है शारदा, तो ये होगा शारदा पर। चीला गंगा पर है, चीला गंगा पर, और ढालीपुर ये हो जाएगी यमुना पर।
तो इन्हें याद रखेगा। ये ऑप्शन से तो आपको जब एग्जाम में आप होंगे वहाँ आपको सही गोला भरना रहेगा, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, खटीमा परियोजना शारदा पर, चीला परियोजना गंगा पर, ढालीपुर परियोजना जो हो जाएगी यमुना पर, और चिबरो परियोजना टॉन्स पर। तो इतना ही आपको याद लेके एग्जाम में जाना है, और ये जो ऑप्शन है ये आपको एग्जाम में वहाँ गोले करने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा एग्जाम में प्रश्न बनता है, पहले भी बनता था, अभी हाल ही में भी एग्जाम में प्रश्न बना है और आगे को भी प्रश्न बनता रहेगा। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? रिंगाल, चीड़ वृक्ष की छाल, बांस या फिर पांगर वृक्ष की छाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोस्टा। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कच्चा माल जो होता है रिंगाल का जो है इसको प्रयोग में लाते हैं। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। रिंगाल का जो वैज्ञानिक नाम है वह है कीमोनो बम्बोसा फाल काटा है, फैल काटा, इस तरह का इसका वैज्ञानिक नाम है, कीमोना बम्बोसा फाल काटा, फैल काटा। तो ये है इसका वैज्ञानिक नाम। और ये तो हो गया रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। और भांग का भी वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस सैटिवा, कैनबिस सैटिवा। तो इसका ये है भांग का वैज्ञानिक नाम। तो रिंगाल इसका सही याद रखिएगा मोस्टा, और कीमोना बम्बोसा फालकटा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। चीड़ का वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्स बर्गी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लघु उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी, सुयाल, गोला या फिर गंगा। अब दोस्तों ये लाखू उड्यार, अब गंगा तो कहाँ आएगी, यहाँ अल्मोड़ा में तो दूर है। गोला ऑप्शन हल्द्वानी, कोसी लेकिन है, लेकिन ये यहाँ पर करेंगे हम सुयाल नदी। सुयाल नदी हम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। लाखू उड्यार पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड्यार, ये अल्मोड़ा में है सुयाल नदी के तट पर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लाखू उड्यार, लाखू गुफा की खोज 1968 में एम.पी. जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा खोज की गई थी। और अल्मोड़ा इन दो नदियों के ही तट के बीच में तट पर स्थित है, एक तरफ सुयाल नदी और एक तरफ कोसी। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। और गोला नदी के तट पर जैसे काठगोदाम, हल्द्वानी, ये सब गोला नदी के तट पर बसे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फरकोट स्थित है? पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। तो उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फरकोट स्थित है, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल सही। याद रखना, लोथाप, कफ्फरकोट ये सब अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का इनके द्वारा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना है। हर्षचरित, सीयू की, राजतरंगिणी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा। अभी दोस्तों इसके बाद हिंदी के मिलेंगे देखने को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और सुमेलित यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुराना नाम और एक तरफ जो इनका वर्तमान नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ है। वीरभद्र ऋषिकेश, गोविसाण काशीपुर, कालोडांडा टिहरी, मोरध्वज कोट द्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरभद्र ऋषिकेश, बिल्कुल है। वीरभद्र बैराज भी है, वीरभद्र ऋषिकेश है। गोविसाण काशीपुर बिल्कुल है, गोविसाण काशीपुर। कालोडांडा टिहरी ना होकर के कालोडांडा हो जाएगा, लैंसडाउन हो जाएगा कालोडांडा। कालोडांडा काली जो कालोडांडा पहाड़ी ये हो जाएगा लैंसडाउन। तो मोरध्वज कोटद्वार बिल्कुल सही है, मोरध्वज कोटद्वार। और कोटद्वार का नाम भी कड़ू नगरी हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के हो गए हैं। अब हमारी हिंदी यहाँ से आ गई है। फिर अंत में फिर आपको फिर हिंदी देखने को, उत्तराखंड देखने को मिलेगी। जी के इस तरह से चलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों ये अब उत्तराखंड हिंदी आ गई है, क्योंकि हिंदी और उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल होता है सफलता में। और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो जीके पढ़ के होता है, क्योंकि ये आप यहाँ आप स्कोर करेंगे और जो फाइनल सिलेक्शन आप लाएंगे 75 तक 70 से ऊपर तक, वो आप तब आप जीके पढ़ के लाएंगे। क्योंकि यहाँ आप स्कोर करेंगे जैसे 60 में से 50 से ज़्यादा, 50 से 55 के बीच में, और बाकी क्योंकि वहाँ भी स्कोर आपको करना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिंदी का प्रश्न है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या वह आदमी अच्छा था लेकिन काम ना आया। इनमें आपको गलत विशेषण किसमें प्रयुक्त हुआ है। अब विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण है। कविता परिश्रमी युवती है, तो कविता जो है कैसी युवती है, परिश्रमी है, बिल्कुल इसमें है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, प्रबुद्ध जनों से हमारी क्या है, अपेक्षा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वह आदमी अच्छा था लेकिन काम ना आया, चलो अच्छा था लेकिन काम ना आया, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत आपने बिल्कुल सही सोच लिया होगा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का, ये इस तरह से होना चाहिए था कि यही सरकारी महिलाओं का, या फिर यह जो है सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, इस तरह से ये हो सकता था। पर यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इस तरह से हो सकता था ये, लेकिन ये हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कारक पूछा है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। कर्म, संप्रदान, करण, अधिकरण। तो ठीक समय पर, तो यहाँ पर दोस्तों पर दिख गया, तो ये अधिकरण में और पर, तो अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के को लिए, तो ये सब होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। अब दोस्तों वहां पर होगा पूर्ण विराम। अब जैसे कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब कि वाक्य पूरा हो गया है और विचार के तार वहाँ पर टूट जाए, कि सब मतलब जैसे किसी चीज़ को हम लगातार बोल रहे होते तो फिर वहाँ पर जो टूट जाए, और वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो होगा पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग होगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जहाँ पर कम समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर होता है अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु। तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सोचा है, ये आपका नहीं होगा हिरण्यकश्यप। जिन्होंने हिरण्यकश्यप ऑप्शन नंबर सी सोचा है, ये भी नहीं होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सोचा है, वो भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाए हिरण्यकशिपु। ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। एग्जाम में बनेगा, क्योंकि गलती होती है ये प्रश्न, क्योंकि अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जैसे उज्ज्वल में भी बहुत सारे जो पेपर देते हैं गलती करते हैं। उज्ज्वल में दो ये जो आधे होते हैं, फिर कई लोग लिख देते हैं कि उज्ज्वल, फिर एक जो पीछे वाला जो होता है उसको लिख देते हैं बड़ा, लेकिन नहीं पूरा लिख देते हैं, लेकिन उज्ज्वल में दोनों जो आधे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्यकशिपु। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जुगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन और एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस या फिर क्लेमेंट एटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहली बात तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये 1946 में। 1946 में अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम जाएंगे। सर पैथिक लॉरेंस, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और एवी अलेक्जेंडर जो थे, अब दोस्तों ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, नहीं व्यापार बोर्ड के नहीं, अलेक्जेंडर थे नौसेना वाले। और स्टेफर्ड, और एक और थे स्टेफर्ड क्रिप्स, वो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी सर पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब
तैयार की गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। अप्रैल 1976 में, मार्च 1956 में, अगस्त 2000 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी सोचा है 2000 में, अभी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च नहीं, ये है अप्रैल 1976 में। अप्रैल 1976 में ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अप्रैल 1976 में ये तैयार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उसके बाद 2 वर्षों के बाद इसमें संशोधन भी हुआ था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और नई जनसंख्या नीति आई थी वो थी 2000 में, नई जनसंख्या नीति, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या जो है हर 10 सालों में होती है। 2011 में और 2021 में भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक तो शुरू नहीं है। लेकिन जो है आपको याद रखना, क्योंकि जनगणना से प्रश्न बनता है और इसलिए ये आपको याद रखना भी जरूरी है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और नई जनसंख्या नीति 2000 में ये आई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का है, और जनसंख्या थी तो दोस्तों 2000 में ही जब नई जनसंख्या नीति आई थी तब राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है उसका गठन भी किया गया था सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? मल्टीपल मर्ज का, मल्टीपल कॉपीज का, या मेल मर्ज का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज का। MS वर्ड में विभिन्न पत्रों वाले एक पत्र की प्रतियां बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और 1 नंबर के लिए यहाँ पर ये पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले कौन सा आया? चंपारण। तो चंपारण तो हमारे एक ही ऑप्शन में है, लेकिन यही हो जाएगा हमारा सही। चंपारण हुआ था 1917 में। अहमदाबाद ये हुआ था 1918 में। खेड़ा ये भी 1918 में है, लेकिन अब इनमें पहले कौन सा? अभी अहमदाबाद वाला ये फरवरी में हुआ है, फरवरी 1918 में, और जो खेड़ा वाला है ये हुआ मार्च 1918 में, क्योंकि हैं दोनों 1918। और अशोक ये हुआ है 1920 में। तो दोस्तों सिर्फ इसमें तो बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपने एक ही ऑप्शन से पहचान लिया चंपारण देखते ही, क्योंकि चंपारण सबसे ज़्यादा सबको पता होगा। तो चंपारण देखते ही, सिर्फ एक देखते ही आपने इसमें बिल्कुल पहचान लिया, और 1 नंबर इसमें आपका पक्का हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने, या फिर गुप्त राजाओं ने? तो खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो MP मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो, और ये चंदेल राजाओं की जो है इनकी राजधानी भी रही थी। तो खजुराहो मध्य प्रदेश, और चंदेल राजाओं ने इन्हें बनाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा या मिट्टी उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ज्वालामुखी मिट्टी जो कि कहाँ मिलती है? भीमताल में। दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर तराई मिट्टी? तो गन्ने एवं धान के जो इसके लिए पैदावार के लिए उपयुक्त होगी, ये होगी तराई मिट्टी, यानी कि जो तराई मिट्टी उधम सिंह नगर इस साइड में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, शायद पूछा भी गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, या फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? तो इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे एक चंद्र सिंह, यानी कि चंद्र सिंह कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता, यानी कि चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की आप टोपी देखते हैं पहने हुए, वो भी गांधी जी ने ही पहनाई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि कुछ मैं इस बुढ़े के हाथ से ही टोपी पहनूंगा, इस तरह का कुछ। तो महात्मा गांधी ने जो टोपी पहनते हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, उन्होंने पहनाई थी। तो महात्मा गांधी ने ही कहा था कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। अगला क्वेश्चन है, हैली पार्क का नया नाम क्या है? फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, अस्कोट राष्ट्रीय पार्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हैली पार्क का जो नया नाम बिल्कुल सही सोचा है आपने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क। स्थापना 1936 में हुई थी, 8 अगस्त 1936 को।
और ये भारत का तो एक पहला टाइगर रिजर्व है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय पार्क। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। भारत ही नहीं है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? और भी जगह जीके में बहुत ज़्यादा बनता है और भारत के और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं वहाँ पर जब आप और एग्ज़ाम भी देते हैं। और ये तो खैर हमारे राज्य में स्थित है 2 जिलों में, नैनीताल और पौड़ी में। नैनीताल और पौड़ी में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका किसका होगा? नैनीताल में नहीं है, नैनीताल में कम है, पौड़ी में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। लगभग इसका 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 520 में से 208 नैनीताल है और बाकी 312 के आसपास जो है पौड़ी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। फूलों की घाटी चमोली में है, 1982 में स्थापना। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में। ये लगभग की 600 वर्ग किलोमीटर में ये भी है, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आपको बताना है यहाँ पर, दृश्य एक तरफा, दृश्य दो तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा या फिर दृश्य श्रव्य दो तरफा। अब दृश्य का अर्थ होता है देखना, श्रव्य सुनना, दो तरफा, तो यही सब हो जाएगा क्योंकि आपने बिल्कुल सही सोचा। माना कि आपने नहीं पढ़ा था प्रश्न, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर सोच के इसको जैसे तैसे करके 1 नंबर इसमें भी पक्का कर लिया। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है। निम्न में से एक तरफ जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ यहाँ पर दी हुई हैं और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोयंक केरल, टोडा तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही है। सिर्फ 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि टोडा किस जो ये जनजाति कहाँ रहती है, तो तमिलनाडु। थारू उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब थारू बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल में है तो ये कोयंक केरल नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये कहाँ है? तो ये नागालैंड, ये नागालैंड में ये इस साइड रहती है, नागालैंड अरुणाचल, यहाँ ये कोयंक। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, कोयंक, नागालैंड, केरल न होकर के। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है, यानी कि कर जो पंचायत है इनके द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व या फिर स्थानीय मेलों पर कर। सबसे पहले दोस्तों जो बिक्री कर और भू राजस्व है ये तो लगाती है कौन? ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये भी बन सकता है कि प्रश्न है बिक्री कर, ये भू राजस्व, ये तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। 2 ऑप्शन तो हट गए। सीमा शुल्क कौन लगाती है? तो केंद्र सरकार लगाती है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा एक ही बचा है, स्थानीय मेलों पर कर लगाया पंचायत द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी आपने बिक्री कर, सीमा शुल्क राज्य सरकार, सीमा शुल्क केंद्र सरकार, बिक्री कर, भू राजस्व ये केंद्र सरकार और सीमा शुल्क ये केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार और बिक्री कर, भू राजस्व ये राज्य सरकार, स्थानीय मेलों पर पंचायत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें? 5, 3, 13 या फिर 70। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा की कितनी है? 5, राज्यसभा की कितनी है? 3 और 70 कुल विधानसभा की सीटें हैं 70। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है 70। और 2 दोस्तों जो एसटी के लिए हैं, 13 एससी के लिए हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर लोकसभा 5। अगला है निम्न में से कौन सा शेष स्थान देहरादून में स्थित है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय रक्षा अकादमी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देहरादून में जो स्थित संस्थान है भारत सुदूर संवेदी संस्थान ये भी है, भारतीय रक्षा अकादमी ये भी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। भारतीय संविधान के यहाँ पर आपको भरना रहेगा मैं पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 399, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 340 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, आपको इसका सही उत्तर बताना है। मसक बीन, ढोल, वीणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब बजाता था वीणा। वीणा अकबर बजाता था नगाड़ा और औरंगजेब वीणा। और ढोल तो खैर ये आप समझ गए होंगे, तो आपने किया नहीं होगा। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश राव के द्वारा 2015 में। और औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी वीणा बजाने में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय व्यापार हेतु भारत में सबसे पहले आए। और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाली आए भी पहले थे और गए भी लास्ट में। आए तो 1498 में थे और गए कब, 1961 में। तो आए भी पहले थे और गए भी लास्ट में। तो पुर्तगाली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा, क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और जो आपसे दोस्तों फर्स्ट में आपको बताना है, जो अल्मोड़ा में स्थित बूढ़धारी सूर्य मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।